मायावती से मैंने उसका पूरा पता मालूम कर लिया था, लेकिन सबसे जरूरी बात जो मैंने मायावती से मालूम करना भूल गया था वो उस रोज का पासवर्ड था। मायावती ने एक खुफिया कॉपी में से मुझे उस रोज का पासवर्ड पढ़कर बताया था। वहां पूरे 15 दिनों के अलग अलग पासवर्ड लिखे थे जो इन तखरीबकारों के बाहमी मशवरे से तय हुए थे। मैंने मायावती से कहा मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा और मर्चेंडानी के काम का पूरा जायजा लेकर आऊंगा ताकि उसके बारे में तुम्हारी खुफिया रिपोर्टों की रोशनी में अमृतसर सेंटर और दिल्ली की हुकूमत को ब्रीफ कर सकूं। मायावती की वाकई मर्चेंडानी से कोई जाती दुश्मनी मालूम होती थी। वो ऐसे खुश हो रही थी जैसे मैं उसके दुश्मन को कत्ल करने जा रहा हूँ। होटल से निकलते ही मैंने एक बस पकड़ी जिसने पौन घंटे की मुसाफत के बाद कराची शहर से दूर साहिल समंदर के एक बस स्टॉप पर पहुंचा दिया। मायावती ने उस बस स्टॉप की जो निशानियां बताई थीं वो यहाँ मौजूद थीं। एक तरफ समंदर की खाड़ी थी और दूसरी तरफ मछुआरों की झोंपड़ियां दूर तक चली गई थी। आगे जाकर एक बस्ती के मकान भी नजर आ रहे थे। समंदर में माहीगीरों की कश्तियां तैरती फिर रही थीं। माहीगीरों की बस्ती में एक छोटी सी मछली मार्केट थी। सुबह के वक्त यहाँ काफी रौनक थी। मछलियों के ढेर और बड़े बड़े टोकरों की नीलामी बोली जा रही थी। बहुत शोर मचा हुआ था। मैंने एक आदमी से मर्चेंडानी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मर्चेंडानी के आदमी मार्केट में मौजूद हैं। वो खुद उस वक्त घर पर ही होगा। उसके मकान वहां से थोड़े फासले पर खाड़ी से जरा हटकर नारियल के दरख्तों के दरमियान बना हुआ था। ऊंची चार दीवारी थी, लोहे का गेट था। चार दीवारी के अंदर एक मंजिला मकान था जिसके लोहे की गैलरी पर एक सिंधी अदरक सुखाने के लिए डाल रखी थी। गेट की एक जानिब 3 गधा गाड़ियां खड़ी थीं। गाड़ियां खाली थीं। गाड़ियों के पास ही दरख्त के नीचे 2 आदमी चाय की चानक दरमियान में रखे ग्लासों में चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। लिबास और शक्ल सूरत से वो मजदूर या मछुआरे लगते थे। मैं उनके करीब गया तो वो बातें करते रुक गए और मुझे देखने लगे। मैंने उनसे मर्चेंडानी के बारे में पूछा तो एक ने लोहे वाले गेट की तरफ इशारा किया और कहा ये सेठ का घर है। मैंने पूछा सेठ मर्चेंडानी घर पर है या कहीं गया हुआ है। दूसरे आदमी ने कहा बाबा घंटी बजाकर मालूम कर लो, सेठ इस वक्त घर पर ही होता है। मैंने गेट के पास खड़े होकर घंटी वाला बटन दबा दिया। 3-4 बटन दबाने से अंदर किसी की आवाज सुनाई दी। अली देख कौन है बाहर। लोहे का गेट बड़ा था, इसमें एक छोटा दरवाजा भी था। छोटा दरवाजा खुला तो एक नौकरानी ने मुझसे पूछा क्या बात है जी, किससे मिलोगे। मैंने सेठ मर्चेंडानी का नाम लिया तो वो दरवाजा बंद करते हुए ये कहकर चली गई कि पता करती हूँ। थोड़ी देर बाद वापस आई, कहने लगी क्या काम है सेठ जी से। मैंने कहा बड़ी दूर से आया हूँ, उनको एक जरूरी पैगाम देना है। नौकरानी एक बार फिर दरवाजा बंद करके और मुझे रुकने का कहकर चली गई। इस बार एक स्याह घुंघरियाले बालों वाले मकरानी ने दरवाजा खोला। वो अपनी अंगारा जैसी आंखों से मुझे देखने लगा। क्यों जी, किससे मिलोगे। मैंने कहा बाबा मुझे सेठ मर्चेंडानी से मिलना है, उससे कहो कि मैं रावलपिंडी से उसके एक दोस्त का पैगाम लेकर आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है बाबा। मैंने कहा मेरा नाम बिलावल है, अभी ठहरो यहाँ। वो भी चला गया। उस मर्चेंडानी ने अपनी सिक्योरिटी का मालूम होता है बड़ा सख्त इंतजाम कर रखा था और कोई अजनबी शख्स काफी छान पटक के बाद ही उससे मिल सकता था। मकरानी वापस आकर मुझे अपने साथ मकान के अंदर ले गया। सारे मकान में मछलियों की बू फैली हुई थी। सहन में एक तरफ औरतें बैठी मछलियों के टुकड़े धो रही थीं। मकान के बरामदे में आकर मकरानी मुझसे इजाजत दिए बगैर मेरे जिस्म पर ऊपर से नीचे तक हाथ फेरने लगा। मैंने पूछा क्या कर रहे हो, हालांकि मुझे मालूम था कि वो क्या कर रहा है। मकरानी बोला तलाशी ले रहा हूँ, देख रहा हूँ कहीं तुम्हारे पास अस्लहा तो नहीं है। हमारे सेठ जी के यहाँ सज्जन भी हैं तो दुश्मन भी बहुत हैं, आ जाओ। उसने मुझे एक कमरे में बिठा दिया जिसकी दीवार पर कायदे आजम की तस्वीर वाला कैलेंडर भी लगा हुआ था और उसके साथ ही राम लक्ष्मण की तस्वीर भी लगी हुई थी। तुम बैठो, सेठ साहब अभी आकर तुमसे मिलते हैं। वो चला गया। मैं खिड़की की तरफ देखने लगा जिसके पट खुले थे और सलाखों में से खाड़ी की जानिब से समंदर की मरतूब हवा अंदर आ रही थी। मैं पासवर्ड के वो फिक्रे जहन में दोहराने लगा जो मायावती ने मुझे अपनी डायरी में से पढ़कर बताए थे और जो इन तखरीबकारों का उस रोज का खुफिया पासवर्ड था। दरवाजा खुला और एक नाटे तत का उधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने 4 खाने वाला तहमत बांधा हुआ था। एक सदरी जिस्म पर थी, कांधे पर हाजियों वाला रुमाल था, रंग गहरा सांवला था, सर मुंडा हुआ था, तोंद थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी। माथे पर हिंदुओं वाला तिलक उसने नहीं लगाया था। वो हिंदू था और हिंदू के असली रूप में ही वहां कारोबार करता था, मगर उसने अपना हुलिया मुसलमानों वाला रखा हुआ था। वो मेरी तरफ गौर से देखने लगा। कहाँ से आए हो जी, किसका पैगाम लाए हो। मैंने बड़े एतमाद से कहा मर्चेंडानी आप ही का शुभ नाम है। कहने लगा हाँ जी, मैं ही सेठ मर्चेंडानी हूँ। फरमाइए क्या काम है आपको मुझसे, आपका शुभ नाम क्या है। वो समझ रहा था कि शायद मैं भी हिंदू हूँ। मैंने कहा मेरा नाम मोहन चंद्र है, मैं रावलपिंडी से आया हूँ। वो मेरे करीब कुर्सी खींच कर बैठ गया। जी महाराज, किसने भेजा है आपको। तब मैंने उस रोज के खुफिया पासवर्ड में कहा ये बताएं कि क्या गांधी नेहरू मुलाकात आज ही होने वाली है। ये जुमला सुनते ही उसने पहला काम ये किया कि उठकर खिड़की का पट बंद कर दिया, कुर्सी पर आकर बैठ गया और बोला आप शिवाजी मरहट्टे के भाई हैं क्या। मैंने खुफिया कोड का आखिरी जुमला दोहराया, बड़े भाई का देहांत हो गया है।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। यतीम मुकालमे इन तकरीबकारों के उस रोज़ के पासवर्ड या खुफिया कोड के जुमले थे। इन जुमलों से इन्हें उस रोज़ एक दूसरे को शनाख्त करानी थी। मर्चेंडानी ने मेरी तरफ झुकते हुए कहा, क्या कोई ख़ास बात हो गई है? मैंने कहा, मुझे अमृतसर की तरफ से पाकिस्तान में आप लोगों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए भेजा गया है। हमें ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि जहां काम ठीक से नहीं हो रहा और आप लोग इंडियन गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। फिर मैंने उसे कर्नल चकदा, भगत राम, मेलाराम और मायावती के ज़िमन में सारी तफसीलात से आगाह किया और ये भी बताया कि कराची में तखरीबकारी का काम इंतहाई गैर तसल्ली बख्श है और इंडिया की सेंट्रल सीक्रेट एजेंसी आप लोगों को छुट्टी देने के बारे में सोच रही है। सेठ मर्चेंडानी के तो हाथों के तोते उड़ गए। वो परेशान हो गया और कहने लगा, सर हम तो बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। पिछले माह हमने हैदराबाद में भी फायरिंग करवाई थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब रिपोर्टें मौजूद हैं और मैं ये रिपोर्टें पढ़कर दिल्ली से चला था। वो मेरी खातिर तवाज़ो में लग गया और मेरी खुशामदें शुरू कर दी। मैं ये मालूम करना चाहता था कि जहां उसके दूसरे साथी कौन कौन हैं और उसने असलहा वगैरह जिस लॉन्च में छुपा रखा है वो कहां पर है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारा असलहा भी चेक करना है। हमें ये भी रिपोर्टें मिली हैं कि तुम पैसा बचाते हो और घटिया असलहा खरीद लेते हो जो ऐन वक्त पर धोखा दे जाता है। मर्चेंडानी ने कानों को हाथ लगाया और बोला, सर ये बिल्कुल गलत है, हम आला क्वालिटी का असलहा खरीदते हैं। मैंने कहा, यहाँ तुम्हारे साथ और कितने आदमी काम कर रहे हैं? इनमें यहाँ के मुसलमान कितने हैं और हिंदू कितने हैं? जो मैंने ब्लफ चाल चली थी। वो बोला, सर मुसलमान तो नहीं हैं, 2 हिंदू जरूर हैं, वही कराची हैदराबाद में वारदातें करते हैं। मैंने उसे कहा कि इन लोगों को दोपहर के खाने पर बुलाओ, मैं दोपहर का खाना तुम्हारी लॉन्च में उन लोगों के साथ खाऊंगा और वहीं तुम्हें वो हुक्म सुनाऊंगा जो तुम्हारे बारे में दिल्ली ऑफिस ने मुझे देकर भेजा है। मर्चेंडानी के होंठ खुश्क हो रहे थे। कहने लगा, सर हमसे अगर कोई गलती हो गई है तो उसे क्षमा कर दीजिए, आइंदा से सारा काम बिल्कुल ठीक होगा। मायावती ने उस शख्स के बारे में बिल्कुल ठीक कहा था कि ये इंडिया हुकूमत के पैसे खाता है और नाकिस असलहा खरीदता है। मैं उसे अब तसल्ली भी देना चाहता था। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखकर थपथपाते हुए कहा, मर्चेंडानी तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले तुम अपनी खास लॉन्च पर हमारे दोपहर के खाने का इंतजाम करो और दोनों अपने हिंदू भाइयों को भी वहां पहुंचने की खबर करो। वहां तुमसे बात होगी। आप ये मिठाई खाएं सर, मैं अभी इन दोनों को खबर कर देता हूँ। इस दौरान वही मकरानी नौकर कमरे में मिठाई की थाली रख गया था। मर्चेंडानी चला गया तो मैंने जेब से पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगाया और सोचने लगा कि मुझे इन लोगों को हलाक करने के लिए क्या करना चाहिए। उस वक्त मेरे सामने एक ही तरीका था कि इन लोगों को इस लॉन्च में जमा करूं जिसके नीचे असलहे का जखीरा रखा होता है और फिर किसी तरीके से इसको धमाके से उड़ा दूं। मर्चेंडानी के पास तकरीबकारों को इत्तला देने के लिए जरूर वायरलेस वगैरह था, जहां फोन पर वो खुफिया अल्फाज में उन्हें इत्तला देता था। वापस आकर मुझे कहने लगा, सर मैंने अपने आदमियों को इत्तला कर दी है, वो दोपहर के वक्त लॉन्च पर आ जाएंगे। मैंने यहाँ भी वही तरकीब इस्तेमाल की जो पहले 2 तकरीबकारों के साथ इस्तेमाल की थी। मैंने मर्चेंडानी से कहा, तुम मेरे साथ लॉन्च पर चलो, मैं तुम लोगों का असलहा चेक करना चाहता हूँ। जरूर सर जरूर, अभी चलते हैं, मैं गाड़ी मंगवा लूँ। उसने एक खटारा किस्म की जीप रखी हुई थी जिसकी सीटें उखड़ चुकी थीं और छत गायब थी। हम जीप में बैठकर समंदरी खाड़ी के दूसरे किनारे की तरफ पहुंचे तो वहां किनारे पर एक घाट बना हुआ था जिसके साथ लगकर एक पुरानी लॉन्च पानी की लहरों पर ऊपर नीचे हो रही थी। कुछ मजदूर उसमें से मछलियों के टोकरे उतार रहे थे। मर्चेंडानी को देखकर उन्होंने उसे सलाम किया और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गए। मैंने मर्चेंडानी से पूछा, क्या यही लॉन्च है? वो बोला, नहीं सर, वो लॉन्च दूसरी है, उस तरफ खड़ी है। उसने दरख्तों के एक झुंड की तरफ इशारा किया जहां खाड़ी का समंदर अंदर की तरफ चला गया था। जहां तक हम एक कश्ती में सवार होकर गए। इन दरख्तों के पीछे एक दूसरी लॉन्च खड़ी थी। इस लॉन्च पर रंग रोगन किया हुआ था। पहले वाली लॉन्च से ये जरा बड़ी थी। कश्ती लॉन्च के साथ लग गई। मर्चेंडानी के कुछ मुलाजिम वहां पर मौजूद थे। छोटे से डेक पर 2 माहीगीर बैठे जाल की मरम्मत में मसरूफ थे। वो मुझे लॉन्च के नीचे ले गए जहां हम एक तंग राहदारी में से गुजरकर एक केबिन के दरवाजे पर आ गए। दरवाजे को ताला लगा हुआ था। मर्चेंडानी ने सदरी की जेब से चाबी निकालते हुए कहा, सर हम इस केबिन में अपना असलहा रखते हैं और दूसरी चीजें भी। मैंने मसनूई तशवीश का इजहार करते हुए कहा, लेकिन जहां तो छापा पड़ने का डर है, तुम किसी दूसरी जगह क्यों नहीं रख लेते? वो ताला खोल रहा था। कहने लगा, सर वैसे तो हमने इसकी हिफाजत का पूरा बंदोबस्त कर रखा है, लेकिन अगर आपका हुक्म है तो मैं इसे किसी दूसरी जगह छुपा दूंगा। केबिन में काफी असलहा था। क्लैशनकोफें, राइफलें, दस्ती बम, 4-5 रिवॉल्वर और टाइम बम की स्टिकें भी थी। 6-7 टाइम बम मुकम्मल तैयारी की हालत में थे।
कोने में एक तरफ लकड़ी का बक्स पड़ा था। मालूम हुआ इसमें डायनामाइट की स्टिकें हैं। इन स्टिकों को जोड़कर टाइम बम बनाया जाता था, जिसके साथ टाइमर की डिवाइसें लगाई जाती थी। मैं बड़े गौर से अस्तहे का मुआयना कर रहा था। दिल में सोच रहा था कि इस लॉन्च को किस तरह धमाके से उड़ाया जाए। धमाके से पहले मैं खुद वहां से निकल जाना चाहता था। उस वक्त तक कोई मंसूबा मेरे जहन में नहीं आया था। हम लॉन्च के ऊपर डेक पर आकर कुर्सियों पर बैठ गए। मर्चेंडानी ने जाल मरम्मत करते मजदूरों को नीचे भेज दिया। मैं उसके साथ अमृतसर इंटेलिजेंस सेंटर और दिल्ली सेक्रेटेरिएट सर्विस के हेडक्वार्टर की बातें करके उस पर मजीद असर डालने की कोशिश करता रहा। पासवर्ड के खुफिया मुकालमे ने मर्चेंडानी को यकीन दिला दिया था कि मैं अमृतसर सेंटर का खास आदमी हूँ, जिसे वहाँ उनकी कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए भेजा गया है। वो बोला, सर मेरे पास बड़ी आला किस्म की स्कॉच मौजूद है, अगर हुक्म करें तो मैं ले आऊं। मैंने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ड्यूटी पर नहीं पिया करता। वो खामोश हो गया। उसने इस किस्म की बातें शुरू कर दी कि जिन हिंदुओं को हम पैसे लेकर धमाके वगैरह करवाते हैं, वो अब ज्यादा पैसे मांगने लगे हैं। हेडक्वार्टर से कहिए कि हमारी फंड्स की रकम बढ़ा दी जाए। इस रकम से गुजारा नहीं होता और काम भी तसल्ली बख्श तरीके से नहीं होता। मैंने कहा, मैं इस सिलसिले में दिल्ली जाकर खुद सेक्रेटेरिएट के इंचार्ज से बात करूंगा। अभी तुम इसी फंड में गुजारा करो। खाने का इंतजाम इसी लॉन्च पर किया गया था। दोपहर 1 बजे दोनों हिंदू तकरीबकार आ गए। दोनों पक्की उम्र के थे। आते ही उन्होंने हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और अदब से एक तरफ होकर बैठ गए। ये दोनों मर्चेंडानी के खास तजुर्बाकार आदमी थे। मैंने अपनी तसल्ली के लिए उससे पूछा, अगर अपने गिरोह के और आदमी भी हों तो उन्हें भी फौरन बुला लो। इन सब को हेडक्वार्टर की जरूरी हिदायत पहुंचानी है। मर्चेंडानी बोला, नहीं सर, और कोई नहीं है। अभी तक तो यही 2 आदमी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। हैदराबाद के बाजार में इन्होंने ही फायरिंग की थी और कराची में भी 3-4 जगह धमाके कर चुके हैं। मैंने दिल में कहा कि फिक्र न करो बदबख्तो, तुमसे एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लूंगा। मैंने उसके बाद यूं ही उनको हिदायत देनी शुरू कर दी और बताया कि ये खास हिदायत मुझे बराह रास्त दिल्ली सेक्रेटेरिएट की तरफ से मिली है। ये मीटिंग कोई आधे घंटे तक जारी रही। इस असना में मैंने सोच लिया था कि मुझे इन लोगों को लॉन्च के गोला बारूद से कैसे उड़ाना है। खाना शुरू हो गया था। खाने के बाद मैंने मर्चेंडानी और दोनों दुश्मन हिंदू तखीबकारों को मुखातिब करते हुए कहा, आज रात तुम तीनों इसी लॉन्च में मेरे साथ रहोगे। मेरा अमृतसर वायरलेस पर राब्ता है। हो सकता है रात 12 बजे के बाद मुझे अमृतसर से कोई कॉल आए। मर्चेंडानी ने फौरन कहा, ठीक है सर, हम लोग इसी लॉन्च पर सो जाएंगे, आपको तकलीफ ना हो, क्योंकि मैं आपके लायक सोने का इंतजाम शायद न कर सकूं। मैंने कहा, मैं ड्यूटी पर हूं और जब हम भारत माता के लिए ड्यूटी पर होते हैं तो जहन्नम के कष्ट उठाने को तैयार रहते हैं। मर्चेंडानी और दूसरे दोनों हिंदू तखीबकार मेरी इस बात पर बड़े खुश हुए। सारा दिन मैंने लॉन्च पर इन लोगों के दरमियान ही गुजारा। मैंने उन्हें एक लम्हे के लिए भी इधर उधर न होने दिया। शाम को मैंने खास तौर पर इन लोगों को अपने पास बुलाया, इकट्ठे चाय पी और रात का खाना भी एक साथ बैठकर खाया। जब रात का अंधेरा छा गया तो मैंने मर्चेंडानी से कहा कि तुम लोग कहाँ सोओगे? वो बोला, सर हम नीचे केबिन में सोएंगे, ऊपर खुले में मच्छर बहुत होते हैं। आपका बिस्तर मैंने साथ वाले केबिन में लगा दिया है, आइए आपको दिखा दूं। तीनों मेरे साथ नीचे आ गए। लॉन्च में अरशे के नीचे 2 केबिन थे। एक में मर्चेंडानी ने अपने और अपने दोनों आदमियों के लिए बिस्तर बिछा दिए थे। जालीदार पंखा घूम रहा था। साथ वाले केबिन में मेरा बिस्तर लगा दिया गया था, जहां भी पंखा चल रहा था। मैंने कहा, अब तुम लोग जाकर सो जाओ, मुझे 12 बजे तक जागना होगा, क्योंकि हो सकता है अमृतसर से वायरलेस पर कोई पैगाम आए। मैंने अपनी पतलून की जेब पर हाथ रखते हुए कहा कि छोटा वायरलेस ट्रांसमीटर मेरी जेब में है। अगर कोई खास हिदायत मौसूल हुई तो मैं तुम लोगों को सुबह बता दूंगा। तीनों तखीबकार मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद साथ वाले केबिन में चले गए। मैं अपने केबिन के बर्थ पर लेट गया। मेरा असल काम अब शुरू होने वाला था। सबसे पहले मुझे इन लोगों के सो जाने का इंतजार करना था। उसके बाद अस्तहे वाले केबिन का ताला खोलना था। मैंने इस ख्याल से कि मर्चेंडानी से अस्तहे वाले केबिन की चाबी नहीं ली थी कि मेरे पास चाबी लेने का कोई जवाब नहीं था और ताला खोलने में मैं बड़ा माहिर था। मुझे सिर्फ एक पतली सी लोहे की तार की जरूरत थी जो मुझे लॉन्च पर एक जगह से मिल गई थी और मैंने उसे उस वक्त अपनी जेब में छुपा कर रख लिया था। मुझे साथ वाले केबिन से तीनों तखीबकारों की बातें करने की हल्की आवाजें आ रही थी। इंतजार की ये घड़ियां काफी कठिन थीं, मगर मैं इस किस्म के सख्त जानी का आदी था और ये सख्त जानी मेरी ट्रेनिंग और मेरी ड्यूटी का हिस्सा थी। आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की आवाजें आना बंद हो गईं। फिर भी मैं मजीद इंतजार करता रहा। जब मेरे अंदाजे के मुताबिक रात आधी गुजर चुकी थी तो मैं आहिस्ता से केबिन से बाहर निकला। मुझे मालूम था कि वो केबिन किस तरफ है जिसमें असलहा और गोला बारूद का बक्स रखा है। छोटी सी लॉन्च थी। अस्तहे वाला केबिन मेरे केबिन से चंद कदमों के फासले पर कोने में ही था। मैं सबसे पहले तकरीबकारों के केबिन के पास आया। मैंने बंद दरवाजे के साथ कान लगा दिया। अंदर इनमें से किसी के खर्राटों की आवाजें आ रही थी। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि तीनों सो गए हैं तो मैं वहां से हटकर असलहे वाले केबिन के पास आ गया।
जहां अंधेरा था। मैंने जेब से लोहे की तार निकाली और टटोल कर ताले के सुराख में डालकर उसे खास तरीके से 3-4 मरतबा दाएं और बाएं घुमाया। ताला खुल गया। मैंने दरवाजे को बड़ी आहिस्तगी से जरा सा खोलकर केबिन में आ गया। केबिन में अंधेरा था, लेकिन मैं दिन के वक्त उस केबिन में रखी हुई हर शय को देख चुका था। मैंने दोनों हाथ आगे कर दिए और छोटी मेज के कोने को टटोल कर उस जगह चला गया जहां पहले से तैयार किए हुए 6-7 टाइम बम रखे हुए थे। उस वक्त मुझे अचानक ख्याल आ गया कि मेरे पास दिया से लाई वाली डिबिया भी मौजूद हैं।